जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका तर्क का स्पीसीएस चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीटी 365 साइंस का लेक्चर हमने इनिशिएट किया है। तो अब तक हमने इसमें देखा था कि बहुत सारे मिशन, जैसे कि आदित्य देख लिया था, गगन मिशन देख लिया था, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का सब देख लिया था। तो अब हम देखने वाले हैं कि आगे कौन से स्पेस मिशन है और उसके आगे हम टेलीस्कोप, फिर बाद में स्पेस रिलेटेड टर्म्स कौन से हैं जो न्यूज में है, इंडिया के क्या इनिशिएटिव है स्पेस को लेकर के। तो ये सब चीज ना आपके प्रीलिम्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें आप। तो देखो, सबसे पहले तो हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। क्या है? तो हमारा चंद्रयान 3। ठीक है, अब चंद्रयान 3 है, ये क्या नेशनल स्पेस डे है। आपका नेशनल स्पेस डे कब आता है? 23 अगस्त। आपको ये याद में रखना है, ठीक है। अब नेशनल स्पेस डे को चंद्रयान 3 जो है ऑन मून, ये ऐसा सेलिब्रेट किया था। इसका लैंडर विक्रम था और रोवर इसका प्रज्ञान था। ठीक है, ये फॉलो ऑन चंद्रयान 2 का मिशन है जो कि 2019 में आया था। ठीक है, और ये वर्ल्ड फर्स्ट मिशन बना। ये तो आप सब भी जानते हैं कि इंडिया ने अपना हिस्ट्री रच दिया था। तो कौन सा था? सॉफ्ट लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। ठीक है, ये इंडिया फर्स्ट था। और द लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा? शिव शक्ति पॉइंट, जिसको शिव शक्ति स्टेशन भी बोला जाता है। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग प्रज्ञान रोवर के थ्रू हुआ था और इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चौथा कंट्री था। किसके बाद में? यूएस, रशिया और चाइना के बाद में। लेकिन साउथ पोल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एरिया है। ठीक है, क्या है वो हम आगे देखेंगे अभी। तो फिर उस पे इंडिया पहला कंट्री बन गया। ठीक है, जापान अभी रिसेंटली अपना एक लॉन्च किया था, उसका नाम है स्लिम, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ठीक है, लॉन्च व्हीकल इसकी कौन सी थी? प्रज्ञान की GSLV Mark 3। और इसमें पेलोड के कौन कौन से नाम है? चास्टे है, एपेक्सेस है। ठीक है, तो फिर ये इसके की पेलोड है। ठीक है, अभी एक नए कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। कौन सा है इसका? कि चाइना का चंगे 6 प्रोब। ये क्यों था? कि फर्स्ट सैंपल वर एवर कलेक्टेड फ्रॉम द मून्स फार साइड। ठीक है, अब मून्स फार साइड को डार्क साइड ऑफ द मून भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थिकर क्रस्ट रहता है। क्रस्ट थिकर मतलब कि वहां पे लैंड का जो अपर एरिया जो रहता है, अभी देखो क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 हिस्से होते हैं। तो जो क्रस्ट रहता है ना, बहुत थिक रहता है वो। मोर क्रेटर्स, क्रेटर्स मींस गड्ढे जो होते हैं बड़े बड़े, उसको बोलते हैं। और फ्यूअर लावा प्लेन्स देन नियर साइड। ठीक है, तो इसके लिए वो कॉम्प्लेक्स एरिया बन जाता है। ठीक है, चैलेंजिंग है रिमोटनेस और रग्ड लैंडस्केप की वजह से। ठीक है, जैसे कि क्रेटर है, लावा प्लेन है और थिकर क्रस्ट है, तो ये सब के लिए प्लेन रग हो जाता है। अदर लूनर मिशन कौन सा है? चंद्रयान 4, जो कि 2040 के लिए है। ठीक है, अब इसका एम यही रहेगा कि कलेक्टिंग लूनर सैंपल और फिर रिटर्न टू द अर्थ सेफली। लूपेक्स मिशन किसका है? इसरो और जावा दोनों का मिला करके। अब ये क्या करेगा? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन द मून और एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ द मून। जो इधर रग्ड हमने देखा था लैंडस्केप, तो फिर उसको ये एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, अब बढ़ते RLV टेक्नोलॉजी। RLV टेक्नोलॉजी क्या है? इसरो कंप्लीट्स इट्स रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, अब ये इसका तीसरा कंसेक्यूटिव सक्सेस है। इसके पहले लेक्स 1 और लेक्स 02 ये भी सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब इसको क्यों यूज कर रहे हैं? कि फुल्ली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है और लो कॉस्ट एक्सेस। अगर कोई चीज रीयूज हो जा रही है तो सीधी सी बात है, वो कॉस्ट, टाइम, एनर्जी सब कुछ सेव कर रहे हैं, लेकिन स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में कॉस्ट सेव कर रहे हैं। लेक्स 3 क्या है? हाई स्पीड लैंडिंग कंडीशन फॉर व्हीकल रिटर्निंग फ्रॉम स्पेस। ठीक है, टेस्ट कंडक्टेड अ विंग्ड व्हीकल नेम्ड एज पुष्पक। पुष्पक है विंग्स टू ग्लाइड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, स्पेस, अच्छा ये स्पेसएक्स फैल्कन जो एलॉन मस्क की कंपनी है, उसका क्या था कि उसके वर्टिकली थे। ठीक है, वर्टिकली उसके ये विंग्स थे। लेकिन अपने पुष्पक के क्या है? हॉरिजॉन्टली है। हॉरिजॉन्टली क्या करता है कि ज्यादा एरिया कवर करता है, तो फिर वो जो भी प्रेशर रहता है ना, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। मतलब उससे स्पीड रिड्यूस हो जाती है। अब RLV TD व्हीकल, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, ये एक्ट एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड टू एलिवेट वेरियस टेक्नोलॉजी, नेमली हाइपरसोनिक फ्लाइट, ऑटोनोमस लैंडिंग एंड पावर्ड क्रूज फ्लाइट। ठीक है, सिंपल था। अभी देखो, ये कंसिस्ट किस किस से? फ्यूजलेज, एक बॉडी है इसकी फ्यूजलेज। ठीक है, नोज कैप, नोज कैप मतलब कि पॉइंटेड कैप है। तो फिर ये जो भी रहेगा ना एयर, उसको ऐसे रेसिस्ट करेगा, तो फिर सारे एयर ऐसे इसके अगल बगल से निकलेंगे। डबल डेल्टा विंग्स है, तो फिर जो भी प्रेशर रहेगा, जो एयर प्रेशर रहता है, उसको ये रिड्यूस करेगा। और ट्विन वर्टिकल टेल्स रहेंगे। लुक सिमिलर टू एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट जैसा दिखेगा। ठीक है, स्केल्ड अप टू बिकम द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडिया रीयूजेबल 2 स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल।
तो फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आरएलवी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी दूसरे दूसरे डेवलपमेंट कौन से, एक तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको अब सीधा सीधा इससे पता चल रहा है कि अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए ये सैटेलाइट है, लेकिन ये ऑपरेट कहाँ पे होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में होगा, और ये एसएसएलवी से जाएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D3। अब D3 के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अब EOS अर्थ रिमोट सेंसिंग डिजाइंड फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ऑर्बिट। अब ये ईओ करेगा क्या, देखो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, क्या फिजिकल हो गया, चाहे केमिकल हो गया, चाहे बायोलॉजिकल हो गया, चाहे ह्यूमन सिस्टम हो गया, किसी भी चीज को ये ऑब्जर्व करेगा और उसका एक डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ये थर्ड डेवलपमेंट, अभी D3 के बारे में जानते हैं, देखो क्या है, इट इज थर्ड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ SSLV 10 to 500 kg मास, ठीक है, उसको इनटू प्लैनर ऑर्बिट तक ये कैपेबल है, ठीक है। 3 सॉलिड फ्यूल बेस्ड है और फाइनल लिक्विड फ्यूल बेस्ड स्टेज है, ये हो गया। अब एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम, ये क्या, देखो इसरो ने सेकंड एक्सपेरिमेंट फ्लाइट निकाला था, किसको लेकर के, एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को लेकर के। अब ये सिमेट्रिकली माउंटेड ऑन ईदर साइड ऑफ RH-560 साउंडिंग रॉकेट, मतलब रॉकेट के कौन से भी साइड लग सकता है, और ये 2 स्टेज सॉलिड मोटर बेस्ड सब ऑर्बिटल रॉकेट है, ठीक है। 2 स्टेज है इसमें, सॉलिड है, इसके मोटर जो है सॉलिड बेस्ड है, ठीक है। हेवीएस्ट साउंडिंग रॉकेट इन इसरो फैमिली ऑफ साउंडिंग रॉकेट्स, तो फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब ये क्या करता है, यूटिलाइजेस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर कंबशन एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ कैरी ऑक्सीडाइजर। तो जो ऑक्सीडाइजर के ऊपर डिपेंडेंसी थी इसके फ्यूल जनरेशन के लिए, तो फिर उसको वो डिपेंडेंसी को ये रिड्यूस करता है, और जो भी एटमॉस्फेयर है ना, तो उसमें से अपना फ्यूल ये खुद बनाता है, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी फॉर लो कॉस्ट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंप्रूव द पेलोड फ्रैक्शन, ठीक है। अभी जैसे कि फ्यूल अगर नहीं ले रहा तो फिर इसकी पेलोड कैपेसिटी कहीं ना कहीं दूसरी जगह यूज हो सकती है, ठीक है। अब इसकी 3 मेन टाइप कौन से, रामजेट, स्क्रैमजेट, डुअल वोल्ट। रामजेट क्या है, सुपरसोनिक स्पीड अराउंड मैक 3। अभी सुपरसोनिक स्पीड का मतलब क्या रहता है कि कोई भी स्पीड जिसकी 1 मैक से ज्यादा स्पीड हो तो फिर उसको सुपरसोनिक बोलेंगे। और स्क्रैमजेट जो है ऑपरेट्स एट हाइपरसोनिक स्पीड, तो हाइपरसोनिक स्पीड का क्या है कि 5 to 10 मैक स्पीड, ठीक है। और डुअल मोड क्या है, तो दोनों रहेगा, सबसोनिक रहेगा और सुपरसोनिक रहेगा, इसमें हाइपरसोनिक कंबशन मोड नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आर्यभट्ट का क्या है, आर्यभट्ट ना अपने बहुत पहले के एक एस्ट्रोनॉट तो नहीं, मतलब कि वो एस्ट्रोनॉमर है ये 5th सेंचुरी के। तो फिर ये आर्यभट्ट अपनी पहली सैटेलाइट थी इंडिया की, ये आपको याद में रखना है, ठीक है। कब लॉन्च हुई थी, 1975 में, तो इसका 50th ईयर ऑफ एनिवर्सरी मनाया गया, ठीक है। अब ये आपको बस ये याद रखने की, देखो इसका 50th एनिवर्सरी था, इसके लिए ये न्यूज में है और इसका कोई खास बात है नहीं, ठीक है। बिल्ट बाय इसरो, लॉन्च्ड बाय सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट फ्रॉम कापुस्टिन, रशिया। इंडिया का पहला सैटेलाइट है, आपको ये चीज अच्छे से याद रखना है, ठीक है। एम्ड एट एक्सपेरिमेंट इन एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स और सोलर फिजिक्स, ये हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट लॉन्च बाय इसरो इन 2015 यूजिंग PSLV C30 इन लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। अब ये एस्ट्रोसैट ऑब्जर्वेशन अपना एक सेंड किया है, क्या सेंड किया है कि इसने डिस्कवर किया इरेगुलर एमिशन ऑफ हाई एनर्जी एक्सरे फोटोन्स फ्रॉम ब्लैक होल एक्सरे बाइनरी सिस्टम, ठीक है। मतलब ये बोला कि हाई एनर्जी एक्सरे के जो फोटोन है वो एमिट हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अंडरस्टैंडिंग हाई एनर्जी प्रोसेस इन बाइनरी सिस्टम, डिटेक्ट न्यू ट्रांजिएंट एक्सरे सोर्सेस, स्टडी स्टार बर्थ रीजन्स, ठीक है। तो अभी ये वही है कि एक्सरे फोटोन को ये वही स्टडी करके भेजा। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। अब देखो ये सब यही चीज है कि बहुत सारे आपने अभी मेरे 3-4 कंसेप्ट में तो आपने बहुत सारा सुना होगा कि फर्स्ट ये फर्स्ट वो, तो इसलिए आपको ये सब चीज ध्यान में रखना है। इट एम्स टू सेलेस्टियल सोर्सेस इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स, ठीक है। इट हैज 5 पेलोड्स फॉर मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये टोटली फैक्ट था, अब इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तृष्णा इंडो फ्रेंच थर्मल इमेजिंग मिशन, थर्मल इंफ्रारेड याद रखना, इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ये मिशन है कोलैबोरेटिव एंडेवर बिटवीन इसरो एंड CNES, मतलब फ्रेंच की स्पेस एजेंसी, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिटेल मॉनिटर ऑफ एनर्जी एंड वाटर बजट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल बायोस्फीयर
फॉर क्वांटिफाइंग टेरेस्ट्रियल वाटर स्ट्रेस एंड वाटर यूज एंड हाई रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड डायनामिक्स। मतलब कि जो भी वाटर क्वालिटी है, जो भी एनर्जी है, उन सब कॉन्टिनेंटल जो भी बायोस्फीयर है, इन सबको अच्छे से कहते हैं ना इमेजिंग सैटेलाइट, मतलब कि हर एक चीज का इमेज लेकर के एक डेटा तैयार करना। ठीक है, ऑपरेट इन एसएसओ ऑर्बिट। एसएसओ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट है इन विच सैटेलाइट्स आर सिंक्रोनाइज्ड टू ऑलवेज बी इन द सेम पोजीशन रिलेटिव टू सन। जैसे जैसे सन घूमेगा उस हिसाब से ही अपना पोजीशन बदलेंगे। नाइसेस, अब नाइसेस क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट स्टडीज प्रोग्राम। ठीक है, ऑपरेटेड बाय इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। ठीक है, और अदर मिनिस्ट्री अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब ये क्लाइमेट चेंज के लिए ये चीज आया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने स्पेस रिलेटेड फेनोमिना। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गई है। ठीक है, क्योंकि अब कोई कोई चीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, तो इसके लिए ध्यान से बैठो, आराम से सुनो। एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स, रिसर्च रिवील्ड द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट यूनिवर्स एक्सपांशन विद डेटा कलेक्टेड बाय डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। तो ये नासा की एक है, नासा में है, नासा ने बनाया इसको, देसी को। ठीक है, अब रिसर्चर फाउंड दैट यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग एट रेट ऑफ 68.5 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार सेक। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये इसका एक स्टडी है बताइए, मतलब इनका एक रिपोर्ट एक रिसर्च करके बताया। लार्जेस्ट 3D मैप ऑफ यूनिवर्स इन्होंने ही बनाया, देसी लोकेटेड इन यूएसए। ठीक है, अब एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स को लेकर के बिग बैंग मॉडल है, लैम्बडा सीडीएम, और एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स जो कि हबल कांस्टेंट है। ठीक है, अब बिग बैंग मॉडल तो आप जानते हो कि सिंगुलैरिटी का एक कंसेप्ट है। ठीक है, तो उसमें मैं क्या ही बताऊं। अब लैम्बडा सीडीएम, कोल्ड डार्क मैटर मॉडल, बोथ मैटर एंड डार्क एनर्जी शेप हाउ द यूनिवर्स एक्सपांड बोथ इन अपोजिंग वेज। ठीक है, मैटर और डार्क मैटर दोनों स्लो द एक्सपांशन डाउन व्हाइल डार्क एनर्जी स्पीड इट अप। इसमें क्या होता है लैम्बडा सीडीएम में, कि जो मैटर है आपका और जो डार्क मैटर है ना, ये स्लो कर देता है एक्सपांशन को जब डार्क एनर्जी स्पीड होती है। जैसे जैसे डार्क एनर्जी स्पीड होगा तो फिर ये उसका इनवर्स रिलेशन है। और एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स इज मेजर्ड बाय हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट के बारे में भी देखेंगे। अब देखो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में क्या है, देखो 68% ऑफ यूनिवर्स इज डार्क एनर्जी। ठीक है, 27% आपका है डार्क मैटर, और आपका बस सिर्फ 5% जो है वो नॉर्मल मैटर, जैसे कि अर्थ, सन, स्टार, गैलेक्सीज, ये सब चीज हो गई। अब हबल कांस्टेंट देखो क्या है, 1929 एडविन हबल, ठीक है, एक चिरंजीवी था। हबल कांस्टेंट उसने कैलकुलेट किया था दो चीज को लेकर के, एक तो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को लेकर के, और एक कॉस्मिक डिस्टेंस लेडर को लेकर के। ठीक है, अब कॉस्मिक डिस्टेंस लेडर में भी दो चीजें, एक है रेड शिफ्ट और एक है ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट मतलब कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ना दूर जाता है तो फिर वो रेड शिफ्ट हो जाता है, और जैसे जैसे कि ऑब्जेक्ट ना पास आता है अपने तो फिर वो ब्लू शिफ्ट हो जाता है। अब हबल टेंशन क्या है, देखो हबल टेंशन ये है कि टू इक्वली वैलिड मेथड टू मेजर हाउ फास्ट द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। ठीक है, हबल टेंशन यही है कि दो मेथड है। अब दो मेथड, एक मेथड कुछ और बता रहा है, एक मेथड सपोज 6 बोल रहा है और एक दूसरा मेथड है जो 7 बोल रहा है। तो इन दोनों का टेंशन एक हबल टेंशन है जो बताएगा कि असल में कितने पे बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, कितने रेट पे। आप सोलर स्टॉर्म देखो, सोलर स्टॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, स्ट्रॉन्गेस्ट इन 2 डेकेड्स। ठीक है, अभी G5 लेवल स्टॉर्म आया था, पॉसिबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑरोरा इन पास्ट 500 ईयर्स। ऑरोरा वो भी हम बताएंगे, आप सबको पता होगा वैसे ऑरोरा तो क्या होता है। ठीक है, वो देखेंगे हम आगे। सोलर स्टॉर्म्स आर लाइक मासिव बर्स्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक है, ये तो इजी था। Happen when a large eruption on the sun surface, often accompanied by solar flares and coronal mass injection, accelerated charged particles. चार्ज पार्टिकल बहुत सारे एक्सिलरेट होते हैं, तो उसमें से एनर्जी एमिट होती है, और वो एनर्जी एमिट होके एक साथ जब बाहर निकलती है तो फिर वो एक फ्लेयर, मतलब एक लपट रहती है, कि लपट बोलते हैं उसी को, फ्लेयर बोलते हैं। तो फिर इनक्रेडिबली हाई स्पीड पे निकलती है, तो फिर वो एक रिजल्ट दे देती है सोलर स्टॉर्म को। ठीक है, और इसके इंटेंसिटी रहते हैं G1 से लेकर के G5 तक। तो अभी जो आया है वो G5 है, मतलब वो एक्सट्रीम लेवल का है। हाई स्पीड सोलर विंड ब्रिंग्स जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। ठीक है, रिजल्ट ऑफ सन एंटरिंग पीरियड ऑफ पीक एक्टिविटी, सोलर मैक्सिमम बोलते हैं जिसको, जो पीक एक्टिविटी रहेगा उसको बोल देंगे सोलर मैक्सिमम। ठीक है, अब सोलर फ्लेयर और CME। सोलर फ्लेयर है कि इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडिएशन, CME आर ह्यूज क्लाउड ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड
इजेक्टेड फ्रॉम द सन नियर सनस्पॉट्स। ये हो गया। अब इजेक्टेड पार्टिकल कैन ट्रेवल ओवर 1,000,000 माइल्स पर आवर, ठीक है। दे इंटरैक्ट विथ आवर प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग डिस्टर्बेंसेस। अब ये जो भी इजेक्टेड पार्टिकल है, ये तो इनकी तो ये रफ्तार ही अलग रहती है, और फिर बाद में मिलियन माइल्स पर आवर इनकी इतनी स्पीड है, तो फिर मतलब इनके पास ये कैपेसिटी रहता है कि दूर तक पहुंच सकते हैं, और दूर तक पहुंचेंगे तो फिर उनके अंदर जो एनर्जी रहता है ना, वो जल्दी डाउन नहीं होता, तो फिर इंटरैक्ट विद आवर प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उसमें ना डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। सिंपैथेटिक सोलर फ्लेयर्स कॉज्ड बाय मल्टीपल इरेप्शन अक्रॉस द सन्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब सन एक्टिविटी साइकिल क्या है देखते हैं कि विद पीरियड ऑफ हाई एंड लो एक्टिविटी, दिस साइकिल लास्ट अबाउट 11 years ड्यूरिंग द पीक ऑफ द साइकिल कॉल्ड द सोलर मैक्सिमम। और यहाँ पे ना फ्रीक्वेंट सोलर स्टॉर्म्स है और इंक्रीज्ड इंस्टेंसेस ऑफ सनस्पॉट्स। सनस्पॉट क्या है कि कूलर रीजन ऑफ सन सरफेस। सनस्पॉट क्या है? कूलर रीजन ऑफ सन सरफेस। ये मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत बच्चे ना ऐसा सनस्पॉट आता है सामने तो फिर वो डेफिनेशन ही भूल जाते हैं, तो फिर ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दिस इज बिकॉज द सन मैग्नेटिक फील्ड आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड ट्विस्टेड ड्यूरिंग द फेज, ठीक है, लीडिंग मोर इरप्शन। इजी था। अब ग्रेन्युलर और सुपर ग्रेन्युलर क्या होता है? एनर्जी जनरेटेड इन द sun's core is transported by convective fluid flows through convection zone sun's outermost 30%। मतलब कि अभी देखो, सपोज दिस इज सन और यहाँ पर से ना एनर्जी एमिट हो रही है, तो फिर ये ना एक कन्वेक्टिव जोन से फ्लूइड जैसा फ्लो होता है और बाहर तक आता है, ठीक है। कन्वेक्शन मोशन आर विजिबल एट सरफेस एज ग्रेन्यूल्स अबाउट 1000 किलोमीटर अक्रॉस और सुपर ग्रेन्यूल अबाउट 35,000 किलोमीटर अक्रॉस सेल्यूलर फीचर जैसा। अभी टॉप ऑफ कन्वेक्शन सेल्स वेयर हॉट फ्लूइड राइजेस अप फ्रॉम इंटीरियर स्प्रेड आउट अक्रॉस ऑफ सरफेस कूल्स एंड देन सिंक्स इनवर्ड्स, ठीक है। पहले तो हॉट फ्लूइड जो है इंटीरियर से राइज होगा, ठीक है। अभी सपोज ये सन है, अब यहाँ से ये ऐसे राइज होगा, फिर स्प्रेड आउट अक्रॉस द सरफेस। अब ये सरफेस पे ऐसे ऐसे स्प्रेड होएगा, ये यहाँ से ऐसे स्प्रेड होएगा, ठीक है। और फिर बाद में कूल हो जाएगा। कूल के बाद जैसे ही कूल होगा तो फिर ये धीरे धीरे अंदर चला जाएगा, ठीक है। एक मिनट। तो जैसे जैसे कूल होगा वो अंदर चला जाएगा फिर। अब ऑरोरा क्या है देखो, ऑरोरा मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, वेट अ सेकेंड, हाँ, ऑरोरा क्या है? मल्टी कलर्ड लाइट अपीयर इन अपर एटमॉस्फेयर ओवर द पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर वहां पे होता है, और जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में होता है ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। किससे वजह से होता है? सोलर विंड जब किसके साथ रिएक्ट होगा? ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन गैस के साथ जब एटमॉस्फेयर में रिएक्ट होगा तब ये होगा, ठीक है। अब स्पेस डेब्रिस क्या है? अब इसरो ने रिलीज किया ISAR for 2023 compiled by ISFORM, इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये रिपोर्ट ने क्या हाईलाइट किया कि 5 मेजर ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप इवेंट 2023 में इसने क्या कर दिया कि नेट एडिशन ऑफ स्पेस डेब्रिस पॉपुलेशन, ठीक है। स्पेस जो डेब्रिस बढ़ रहा है उसकी तादाद बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा एक इवेंट कौन सा था? ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप, ठीक है। अब ये IS-4OM जो भी है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्या करता है वो असल में, वो आप देख सकते हो। तो डेफिनेशन क्या है इसका कि इंक्लूड्स स्पेस डेब्रिस नॉन फंक्शनल आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग फ्रैगमेंट्स एंड एलिमेंट्स देयरऑफ इन अर्थ ऑर्बिट ऑफ री एंटरिंग इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। मतलब स्पेस से कोई भी चीज अगर लौट रही हो, चाहे वो आउटर साइड हो उसका, शेल का, रॉकेट का, कुछ भी हो, तो फिर उन सब चीजों को लेकर के ये स्पेस डेब्रिस होता है। मतलब स्पेस से कोई भी चीज आती है ना जो आर्टिफिशियल हो, नेचुरल नहीं, जो आर्टिफिशियल हो, उसको स्पेस डेब्रिस बोलते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम डेब्रिस कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है? मेनली इन LEO 800 से 1000 किलोमीटर के बीच में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी बात पे ना केसलर सिंड्रोम एक है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जो बोलता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन लोअर अर्थ ऑर्बिट ग्रोस एंड लीड्स टू कोलिजन ट्रिगरिंग अ चेन रिएक्शन दैट जनरेट्स मोर स्पेस डेब्रिस एंड फर्दर कोलिजन्स। जब ज्यादा पॉपुलेशन होगा कम एरिया में तो फिर वो बढ़ते चला जाएगा और फिर बाद में वो आपस में कोलाइड तो होगा ही, मतलब टकराएगा आपस में, ठीक है। तो यही है केसलर सिंड्रोम।
और ये कुछ इनिशिएटिव्स है स्पेस डेब्रिस को लेकर के, इसको आप एज इट इज रीड करना है, ठीक है। अभी प्लेनेटरी डिफेंस क्या है देखो, एन इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन एस्ट्रॉइड डे 2024, इसरो चेयरपर्सन लुकिंग टू स्टडी एस्ट्रॉइड एपोफिस when it is 32,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ इन 2029 टू प्रिपेयर फॉर प्लेनेटरी डिफेंस एफर्ट्स। तो एस्ट्रॉइड एपोफिस ना 2004 में डिस्कवर हुआ था नियर अर्थ ऑर्बिट में, और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, वन ऑफ द मोस्ट हैजार्डस एस्ट्रॉइड दैट कुड इम्पैक्ट अर्थ। क्यों? क्योंकि पास में है और हिट होगा तो फिर अर्थ के सरफेस पे उसके जियोलॉजी को वो चीज है, मतलब अगर वहां पे कोई भी पॉपुलेशन हो, बायोडाइवर्सिटी कुछ भी हो उधर का सराउंडिंग, तो उस पे उसके ऊपर इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नियर अर्थ ऑर्बिट इसको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। और देयर इज नो रिस्क ऑफ अपोफिस इम्पैक्टिंग आवर प्लैनेट फॉर एटलीस्ट अ सेंचुरी, ये एक रिपोर्ट है। प्लैनेटरी डिफेंस देखो क्या है कि रिफर्स टू एफर्ट्स एंड स्ट्रेटजीज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम पोटेंशियल इंपैक्ट बाय एनईओ, मतलब नियर अर्थ ऑर्बिट सच एज एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। कोई भी एस्ट्रॉइड और कॉमेट से अपने अर्थ को, अपने प्लैनेट को प्रिजर्व करने को ही बोलते हैं प्लैनेटरी डिफेंस, ठीक है। अभी नीड क्या है इसकी, आप सबको पता है, अभी बता दिया हमने कि कोई भी चीज जोग्राफिकली, जियोलॉजिकली, कोई भी अर्थक्वेक हो सकता है, फायर, कोई भी डिजास्टर हैपन हो सकता है उसके साथ, ठीक है। तो यही सब चीजें। अब देखो नासा का अपना एक डार्ट है, फिर इसी का ओसाइरिस एपेक्स भी है, और फिर ईसा का है अपना रामसेस, ठीक है। और फिर एनईओ का है, एनईओ कोऑर्डिनेशन सेंटर किसका है, ईएसए का, ठीक है। तो फिर ये कुछ एफर्ट्स है, उतना ध्यान में नहीं भी रखोगे तो चलेगा। अभी स्पेस मिशन देखो, जूनो, मतलब ये जुपिटर को लेकर के सॉलिड प्लैनेटरी कोर को इसके स्टडी करेगा, जो भी इसके मैग्नेटिक फील्ड है। स्पेस मिशन ये भी नासा का ही है, प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम, ये स्पेस मिशन है, ठीक है। और ये क्या करेगा, हाउ द ओशन एंड एटमॉस्फेयर एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड, इसके ऊपर ये रिसर्च करेगा। मार्वन मिशन किसका, ये भी नासा का है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन, ये फर्स्ट मिशन रहेगा डिवोटेड टू अंडरस्टैंडिंग द मार्शियन अपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ड्रैगन फ्लाई मिशन ये भी नासा का है, ये क्या करेगा, टाइटन, सैटर्न मून का टाइटन। अभी देखो ये जैसे सैटर्न मून आ गया ना टाइटन, तो आपको इसके मून का नाम याद रखना है कि टाइटन किसका मून है, सैटर्न का, ठीक है। अब यूरोपा क्लिपर किस, नासा का ये, फिर ये किसको स्टडी करेगा, जुपिटर के मून को। देखो अभी आपको जुपिटर का मून याद रखना है, ठीक है। ऐसे मून के नाम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टडी एन ओशन वर्ल्ड बियॉन्ड अर्थ, इसके लिए ही रहेगा। अब अर्थ केयर मिशन क्या किसका है, ईसा और जाक्सा का है, ठीक है। ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू क्लाउड्स, एरोसोल्स एंड रेडिएशन, इन सब चीजों को स्टडी करेगा। राइज मिशन ये भी ईसा का है। रिमूव डेब्रिज इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन, किस फर्स्ट इन ऑर्बिट सर्विसिंग मिशन ऑफ ईसा, सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स रिफ्यूलिंग, रिफर्बिशमेंट एंड असेंबलिंग इन ऑर्बिट, फ्यूल को खास तौर पे ध्यान रखेगा। अब टेलीस्कोप देखो, टेलीस्कोप इन न्यूज, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनॉग्रेटेड मेस, जो कि कहां पे, हानले, लद्दाख, ठीक है। लार्जेस्ट इमेजिंग शेरेनकोफ टेलीस्कोप इन एशिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, ये आपको याद रखना। कंसिस्टिंग ऑफ 2 एरिया लोकेटेड इन स्पेन एंड चिली रिस्पेक्टिवली विल बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन में बना नहीं है, ठीक है। लोकेशन इसकी अल्टीट्यूड ऑफ 4300 मीटर, किसकी, हानले लद्दाख की बात हो रही है, हाईएस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑब्जर्व हाई एनर्जी गामा रेस, जो भी गामा रे उसकी एनर्जी को स्टडी करेगा, और वो यूनिवर्स में कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे एक्ट, मतलब उसका एक्शन क्या है, उस चीज के बारे में। इंडिजिनियसली बिल्ड बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है अलग से, स्क्वायर किलोमीटर आ रहे, ये भी इजी है। देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड बिकम पार्शियली फंक्शनल हो गया। एम्स एट बिल्डिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप विथ इवेंचुअली ओवर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कलेक्टिंग एरिया। अब ये क्या करेगा, कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑपरेटिंग 2 लार्ज टेलीस्कोप, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन सबको लेकर के। अब इसके ऑब्जेक्टिव है कि बर्थ ऑफ यूनिवर्स को देखेगा, ग्रेविटेशनल वेव और गैलेक्सी, डार्क मैटर, कॉस्मिक मैग्नेटिज्म को स्टडी करेगा कि इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। अभी इंडिया ना एसके ऑर्गेनाइजेशन 2012 में ज्वाइन किया था और उसका एसोसिएट मेंबर रह चुका है, ये भी आपको याद रखना है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, अटाकामा डेजर्ट आपका चिली में आता है, आपको तो पहले ये याद रखना। तो ये टाओ टेलीस्कोप जो है, टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी साइट कंप्लीशन सेरेमनी इन चिली,
ये किसके लिए है? ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप के लिए। समिट इसका शेरो सेंजनाटोर में हुआ। वर्ल्ड हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल साइट है। एंटायर रेंज ऑफ नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ। अभी देखो वेवलेंथ का मैंने आपको बताया था, शॉर्टेस्ट टू लार्जेस्ट वेवलेंथ, उसका एक सीरीज में आपको बताया। अगर आपको नहीं याद है इस समय तो फिर आप उस चीज को जाके देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं ब्राउन डार्क। अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ना उसने ऑब्जर्व किया कि ब्राउन डार्क स्टार को, मैप द वेदर ऑन पेयर ऑफ ब्राउन डार्क स्टार। अब ये लार्ज इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किसका? नासा का है, यूरोपियन स्पेस एनर्जी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। ये लार्जर इंफ्रारेड टेलीस्कोप क्या? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। अब ब्राउन ड्वार्फ क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट दैट हैव अ साइज बिटवीन दैट ऑफ जायंट प्लैनेट लाइक जुपिटर एंड दैट ऑफ स्मॉल स्टार, ठीक है। अब ब्राउन ड्वार्फ क्या है कि ये किसके बीच में? एक जायंट प्लैनेट जैसे कि जुपिटर और एक स्मॉल स्टार, तो ये दोनों के बीच में जो एक रेंज बचता है ना, तो वही है आपका ब्राउन ड्वार्फ, वही आपका ब्राउन ड्वार्फ है। अब इसके पास इनफ मास नहीं रहता कि ये फ्यूज कर सके नॉर्मल हाइड्रोजन जैसी चीजों को, तो इसके लिए इसको ना फेल स्टार बोल दिया, क्योंकि ये फ्यूज ही नहीं हो रहा तो फिर रिएक्ट नहीं हो रहा तो फिर वो चीज वर्क नहीं कर रही, तो इसके लिए इसको फेल स्टार बोल दिया। अब व्हाइट ड्वार्फ क्या है कि देखो, फर्स्ट रॉकी प्लैनेट हैज बीन स्पॉटेड ऑर्बिटिंग अ बर्न्ड आउट स्टार कॉल्ड एज व्हाइट ड्वार्फ। देखो, अब व्हाइट ड्वार्फ है क्या चीज कि स्टेलर कोर लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर अ डाइंग स्टार हैज एग्जॉस्टेड इट्स न्यूक्लियर फ्यूल। मतलब कोई स्टार उसका न्यूक्लियर फ्यूल मतलब वो फ्यूज नहीं कर पा रहा, कुछ एमिट नहीं कर पा रहा, कुछ वर्क नहीं कर पा रहा, तो फिर उसका ना एक कोर बच जाता है, उसी को व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार, जायंट स्टार हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। मतलब जायंट स्टार के पास ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन रहता है। क्यों? क्योंकि वो एमिट कर ले रहा है, इसीलिए उसको जायंट स्टार है अभी। लेकिन जायंट स्टार का क्या है, उसका लाइफ स्पैन शॉर्टर रहता है एज कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार। अब एक चंद्रशेखर लिमिट है। चंद्रशेखर लिमिट क्या है? 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन। अभी ये बोल रहा है कि मैक्सिमम मास थियोरेटिकली पॉसिबल फॉर अ स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ स्टार। मतलब सन का जो मास है उससे 1.44 टाइम्स से बड़ा कोई भी व्हाइट ड्वार्फ स्टार नहीं हो सकता, ठीक है। मस्ट बिकम इधर अ न्यूट्रन स्टार और अ ब्लैक होल, ठीक है। मतलब जो स्टार न्यूक्लियर बर्निंग लाइफ टाइम विद मास ग्रेटर देन चंद्रशेखर लिमिट, और जो इससे ज्यादा है ना, तो या तो वो न्यूट्रन स्टार बनेगा या तो वो ब्लैक होल बनेगा, ठीक है। ये मैं आपको कभी ना डिटेल में समझाऊंगा। अभी जैसे कि विजय बैच इनिशिएट हुआ है ना, तो उसमें मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा ये सब चीज, चंद्रशेखर लिमिट क्या है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार, हर एक चीज अच्छे समझा दूंगा। प्लंजिंग रीजन देखो क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल प्रूफ ऑफ प्लंजिंग रीजन एज पर आइंस्टाइन थियरी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिव थ्योरी थी। अब देखो, प्लंजिंग रीजन क्या होता है? ब्लैक होल के अराउंड जो एरिया रहता है जो सर्कल करना बंद कर देता है। ब्लैक होल क्या है? सपोज दिस इज द ब्लैक होल, ठीक है, और इसके अगल बगल ना सारे एनर्जी जो है ऐसे ऐसे ये अपने में ही सराउंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल रहते हैं जो स्टिल हो जाते हैं, ऐसे स्टिल हो गए। तो अब ये क्या करेगा? ब्लैक होल या तो इनको अंदर खींच लेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ब्लैक होल का खुद का एक फोर्स है, तो उससे वो अंदर खींच लेता है। तो यही एक प्लंजिंग रीजन एरिया है। और हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन भाई साहब ने बोला भी था कि ऐसा कुछ होगा कि उसके अगल बगल का जो एरिया है वो अंदर चला जाएगा, तो यही चीज है और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, ट्रोजन एस्ट्रॉइड क्या है कि 2019 UO-14 फॉर सैटर्न एस्टैब्लिशेस द प्रेजेंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी अलोंगसाइड ऑल जायंट प्लैनेट जुपिटर, नेपट्यून, यूरेनस, ठीक है। एस्ट्रॉइड है मतलब कि फॉर सैटर्न जो एस्टैब्लिश किया था ताकि सेलेस्टियल बॉडी अलोंगसाइड ऑल जायंट प्लैनेट, ठीक है। अब ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड करता क्या? देखो, ये कहाँ पे रहेगा आपका? लैग्रेंज पॉइंट L4 और L5 पे, तो फिर स्टेबल रहेगा ये, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इसमें, ये बस सैटर्न का एक ट्रोजन एस्ट्रॉइड डिस्कवर हुआ बस इसके लिए, और L4 L5 पे आपका ये स्टेबल रहेगा। मिशन लूसी 2021 में आया था जो एक्सप्लोर करता है जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड को, ठीक है। तो बस और इसमें कुछ नहीं। और सुपर ब्लू मून देखो, अभी सुपर ब्लू मून अपना आज का लास्ट टॉपिक है। दैट हैपेंस ऑन एवरी 10 ईयर्स। अब सुपर ब्लू मून किसका? सुपर मून और ब्लू मून दोनों का कन्वर्जेंस है। सुपर मून देखो, व्हेन मून इज एट नियर इट्स क्लोजेस्ट पॉइंट, जब पेरिजी पे रहता है मून, अर्थ के जब पेरिजी पे रहेगा तो फिर वो सुपर मून होएगा। और ब्लू मून दो टाइप का रहता है, एक होता है मंथली और एक होता है आपका सीजनल। मंथली क्या है कि फुल मून जो कि ट्वाइस इन सिंगल मंथ रहेगा, उसको बोलोगे आप कौन सा? मंथली ब्लू मून।
और सीजनल ब्लू मून की 4 फुल मून इन अ सिंगल सीजन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3, ठीक है, जो कि यूजुअल रहता है, यूजुअली 3 दिखता है, लेकिन अब इसमें आपको 4 दिखेगा सीजनल ब्लू मून में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम जो थोड़ा सा बच गया वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और फॉर श्योर हम हेल्थ इनिशिएट करेंगे, ठीक है, हेल्थ का जो चैप्टर है हम वो इनिशिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और बाकी आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जिसमें हम डेली एमसीक्यू रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सुबह हम खुद से बना के डालते हैं और रात को हम पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, और उसमें आप कोई भी चीज, कोई भी डाउट हो, आप वो चीज अच्छे से पूछ सकते हो। और अभी आपको साइंस के लेक्चर में कोई भी डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट में पूछिए, हर एक चीज रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। जय हिंद।